इंडिया में इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है और अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन अपन कंसिडर कर सकते हैं 7.5% एज अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेशन। मतलब मिनिमम आप 7.5% एवरेज मानो, ये इतना इन्फ्लेशन होता है। इस इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपके खुद के जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? पहले आप मान लो 100 रुपए में 1 किलो घी खरीद रहे थे, अब जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो 150 रुपये किलो घी हो गया, तो आपके 100 रुपए की वैल्यू तो कम हो गई, क्योंकि अब आपको 100 की जगह 150 देने पड़ रहे हैं। चीज वही की वही आ रही है आपके पास। उसी तरह कोई भी कंपनसेशन अमाउंट आज जो दिया जा रहा है वो 10 साल बाद में देंगे तो लगेगा कि ये तो बिल्कुल मामूली है। रविंदर, ये एग्जाम्पल पढ़ो, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे। नहीं नहीं, माइनस करके नहीं आएगा। इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर अपन 7.5% इन्फ्लेशन का रेट माने और 9 से 12% सालाना इंटरेस्ट माने 1 लाख के लिए 10 साल पहले, तो टोटल आउटगो कितना होता है? 4,53,420। if we allowed this case to be awarded by the MAP. However, 1 लाख paid as out of court settlement 10 year ago. अगर ये 1 लाख रुपए उसको आउट ऑफ कोर्ट पे पहले ही कर देता, 10 साल पहले, 10 साल तक इसका केस चला, 10 साल से पहले ही ये 1 लाख पे कर देता, तो ये जो इंटरेस्ट वगैरह बन रहा है उसके अंदर टोटल कितना होता? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन वगैरह जोड़ के उसको 2,60,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो उसने जो ये पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं किया और 10 साल केस चलाया, उससे उसको क्या लॉस हो गया? 1,94,000 का। इसीलिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सेविंग होती है। तो भाई पैसा तो उसको देना ही है, बाद में वो 9 से 12% इंटरेस्ट भी देंगे, इन्फ्लेशन भी देंगे। इससे अच्छा आउट ऑफ कोर्ट सिस्टम में दे दिया जाए तो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल ये? ये वाला जो डायग्राम है ये अपने को रट्टा मार के जाना है। अल्टरनेट मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होता है?
इनमें से 4 दे देगा, एक अलग दे देगा। ठीक है, बाकी कुछ समझ में हो ना हो इसको याद करके जाना। कॉन्सिलेटरी कमिटी, जॉइंट कॉम्प्रोमाइज पिटीशन, जॉइंट कॉम्प्रोमाइज का हो गया वही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। जल्द राहत योजना, कॉन्सेंसुअल एडजेक्शन, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत फॉर इंश्योरेंस सर्विस, सोलाटियम फंड। ये सारे क्या हो गए, एमएससीटी के स्टैंडर्ड सेटलमेंट के अलावा अल्टरनेट मोड ऑफ सेटलमेंट हो गए। टू डिस्पोज, कॉन्सिलरी कमिटी क्या है, टू डिस्पोज मोटर क्लेम अंडर जल्द राहत योजना टू कॉम्प्रोमाइज। जल्द राहत योजना में कैसे डिस्पोज होता है, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू। अल्टरनेटिव फॉरम इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 152 के अंदर। कॉन्सिलेटरी कमिटी का, इसमें कौन कौन होना चाहिए, इसमें या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव मैनेजर मतलब डीजीएम जीएम सीएम ऑफ जिप्सा कंपनी। जिप्सा का क्या मतलब हो गया, जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन। मतलब आपके न्यू इंडिया ओरिएंटल ये जो 4 सब्सिडरी कंपनी है या जीआईसीआरई है, इनका कोई डीजीएम जीएम या सीएमडी होना चाहिए, या फिर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होना चाहिए, वो इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। ये क्या करेंगे, एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे एज पर लीगल एडवाइस ऑफ द पैनल एडवोकेट, और स्ट्रक्चर्ड कंपनसेशन भी पढ़ेंगे, और टीपी क्लेम को सेटल करवाने की कोशिश करेंगे इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। जल्द राहत योजना स्कीम, इसको अंडरलाइन करेंगे। किसने इंट्रोड्यूस की थी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फॉर सेटलमेंट ऑफ नॉन फेटल क्लेम, जिसमें डेथ नहीं हुई हो। नॉन फेटल का मतलब माइनर इंजरी, डेथ नहीं हो, ये सारा जल्द राहत योजना के अंदर प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या ओपिनियन लिया जाता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का। ये क्या एडवाइस करता है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी विक्टिम की। उसके बाद में कंपिटेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट डालता है क्लेम अप्रूवल के लिए। ये जो सेटलमेंट होते हैं ये कब होते हैं, प्री लिटिगेशन स्टेट, मतलब आपके कोर्ट कचहरी की नोटिस जाने से पहले ही ये क्लेम सेटल हो जाते हैं। इसमें कोई कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसमें अवार्ड का कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि क्लेमेंट फिर से ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं अगर उनको लगता है कि जल्द राहत योजना में उनको पूरा पैसा ढंग से नहीं मिला है। हाउएवर, इस सिचुएशन से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या ले सकती है, 22C का सहारा ले सकती है ऑफ द लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट। 22C ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का सहारा ले सकती है।
जो क्या कहती है, एनी पार्टी टू डिस्प्यूट में बिफोर द डिस्प्यूट इज ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट मेक एन एप्लीकेशन टू परमानेंट लोक अदालत फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है कि भैया आप डायरेक्ट एमएससीटी में मत डालो, आप परमानेंट लोक अदालत में डालो। देयरफॉर अगर प्राइमरी लायबिलिटी इन्वेस्टिगेशन से वहीं पे एस्टेब्लिश हो जाती है तो परमानेंट लोक अदालत जो है उसको वेरीफाई कर सकती है और कंसेंट दे सकती है उस कोर्ट के अंदर। उससे क्या होगा कि सेम डिक्री सिविल कोर्ट की जो है वो बाइंडिंग होगी दोनों पार्टियों पे, इंश्योरर पे भी इंश्योर्ड पे भी। तो उसको एमएससीटी जाके दोबारा से केस करने से अपने को राहत मिल जाएगी, क्योंकि एमएससीटी उसको एडमिट नहीं करेगा, वो बोलेगा भैया आपने परमानेंट लोक अदालत का ऑर्डर पहले से है। उसके बाद अल्टरनेट मोड आ गया, जॉइंट कॉम्प्रोमाइज पिटीशन फॉर स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ क्लेम। DICC or RICC has been set up in general insurers in order to explore possibility of settlement of motor vehicle TP claim exclusively। तो ये जनरल इंश्योरर जो है उनके द्वारा बनाई गई है रीजनल इन हाउस काउंसलरी कमेटी। ये कहाँ पे होगी? इन हाउस है तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ही होगी। DICC में कौन कौन होता है? या तो DM होता है, मोटर क्लेम्स का इंचार्ज होता है, और एक नॉन मोटर टीम का ऑफिसर होता है। RICC में क्या होता है? DICC तो डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया, नहीं सॉरी डिवीजन वाला हो गया, डिविजनल इन हाउस काउंसिलरी कमेटी। और ये रीजनल इन हाउस, रीजनल वाले में क्या हो गया? स्टेट लेवल का हो गया। स्टेट लेवल वाले में क्या होता है? ऑफिसर इंचार्ज होता है पूरे रीजन का, मतलब जैसे राजस्थान का RO है तो राजस्थान का पूरा इंचार्ज होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ मोटर पोर्टफोलियो होगा। और एक और ऑफिसर होगा जो नॉट बिलो मैनेजर रैंक, मैनेजर रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, वो एक और ऑफिसर होगा। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही नोटिस आता है तो पार्टी से बात करते हैं और उनके पास में जो एडवोकेट होते हैं उसके हिसाब से ये जॉइंट कॉम्प्रोमाइज की पिटीशन फाइल करते हैं जहाँ पे केस पेंडिंग है, और वहां से ये अवार्ड ले लेते हैं, क्योंकि ये पार्टी से भी साइन करा के देते हैं कि भाई मैं इतने में राजी हूँ। उस हिसाब से कोर्ट जो है ऑर्डर दे देता है तुरंत ही कि भाई ये इतने में राजी है सेटलमेंट के लिए, और ये केस हम लोग इस तरीके से जॉइंट पिटीशन कॉम्प्रोमाइज की जो है उसके बेसिस पे ऑर्डर देते हैं। जल्द राहत योजना, इसके अंदर क्या होता है? क्लेमेंट को कोई भी क्लेम फाइल नहीं करना होता है ट्राइब्यूनल या कोर्ट के सामने। ये सेटलमेंट कैसे आता है? द सेटलमेंट इज अराइव्ड विद द असिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैनल। एक इंडिपेंडेंट पैनल होता है, किसका होता है? रिटायर्ड जज, मेडिकल प्रैक्टिशनर और रिटायर्ड इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, इन तीनों का एक पैनल होता है। ये तीनों मिलके आउट ऑफ द कोर्ट ही उसको सलाह दे देते हैं और उसको अवार्ड, अवार्ड का क्या मतलब? मतलब कंपनसेशन का स्केल तय करके उसको पैसे दिलवा देते हैं ताकि वो जाके एमएससीटी में लंबा चौड़ा केस ना लड़े। Consequential adjudication, this method is more suitable as it allows both parties to reach a consensus even during the currency of the case files in claims tribunal. The contesting parties are free to file the application for compromise so reached in the tribunal, which is accepted by the claims tribunal as consensuous adjudication, and order to this effect is passing accordingly। तो यहाँ पे भी वही है, कॉम्प्रोमाइज जो है अगर एमएससीटी में चला भी गया है
तो कॉन्सेंसुअल एग्जेक्शन के मेथड के द्वारा भी फटाफट से क्लेम डिस्पोज किया जा सकता है। दोनों पार्टी है, दोनों ही फ्री है कि दोनों में से कोई भी दूसरी वाली पार्टी को राजी करके एप्लीकेशन दे सकता है कॉम्प्रोमाइज की। और जो एप्लीकेशन जो एमएससीटी के पास में पहुंचेगी, एमएससीटी उस एप्लीकेशन के हिसाब से अपना ऑर्डर दे देगा कि भाई दोनों पार्टियां चूंकि कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है, तो ये हमारा ऑर्डर है या अवार्ड है। लोक अदालत सिंस अप्रैल 1985 लोक अदालत हैव बीन एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनाइज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ टीपी क्लेम। 1985 के बाद में एक्सक्लूसिवली टीपी क्लेम कर रही है लोक अदालत। यहाँ पे ये अंडरलाइन करेंगे कि लोक अदालत काफी सालों से थी, लेकिन मोटर थर्ड पार्टी क्लेम्स के लिए जो ये इनिशिएटिव है, ये कौन से जज के अंडर में लिया है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री PN भगवती। Since the number of Lok Adalat have been organized throughout the country, the number of claims have been settled through this forum to the satisfaction of the claimants. It is expected to gather further momentum for settlement of claims through this media, as both claimant of insurance companies get benefit out of it. Benefit क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा। MSCT के अंदर सारे क्लेम जाएंगे तो वहां पे भी भीड़ बढ़ेगी। तो लोक अदालत में भी एक्सक्लूसिवली जो PN भगवती जी हैं, इन्होंने बोला है कि आप थर्ड पार्टी के क्लेम देख सकते हो। परमानेंट लोक अदालत फॉर इंश्योरेंस सर्विस बाय अमेंडमेंट नंबर 37 ऑफ 2002 called Legal Services Authority Amendment Act, which came into force from 11/6/2002. Permanent lok adalat have to be established to cover public utility service and insurance service in terms of definition of public utility service under section 22A of the Legal Services Authority Act 2002. It is evident from the act that lok adalat is alternative forum where cases can be compromised by both parties. आप लोक अदालत में जाके भी केसेस कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो विद एन इंटरवेंशन ऑफ द मेंबर जजेस। एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड फॉर एन एरिया शैल कंसिस्ट ऑफ, हर लोक अदालत जहाँ पे ये एक्सीडेंट के क्लेम्स देखे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा? सर्विसिंग और रिटायर्ड जज जुडिशियल ऑफिशियल होगा, मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशन होगा, मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशन मतलब इंश्योरेंस का प्रोफेशनल, सोशल वर्कर या एक पर्सन एंगेज इन पैरा लीगल एक्टिविटीज, इन तीनों से मिलके लोक अदालत की वो कमेटी बनेगी। लोक अदालत हैव जुरिडिक्शन टू डिटरमाइन एंड अराइव एट अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट बिटवीन पार्टी। तो ये जो कमेटी है, इनके पास में पावर होती है कि ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का एक अमाउंट देके दोनों पार्टी को राजी कर सकती है। लेकिन जो अवार्ड लोक अदालत ने दे दिया वो सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर होता है और फाइनल और बाइंडिंग होता है, इसीलिए इस पे कोई भी अपील नहीं की जा सकती है कोर्ट के अंदर। इंश्योरर पर्सपेक्टिव इन लोक अदालत, इससे प्रोसेस इंश्योरर का क्या है, इंश्योरर इसमें क्या देखता है प्रोसेस में? तो लिटिगेशन का जो प्रोसेस है वो सेव हो रहा है, लीगल कॉस्ट सेव हो रही है और इंटरेस्ट की लायबिलिटी बच रही है। क्वेश्चन ऑफ क्वांटम टू बी लाइटन द बर्डन ऑफ अनएक्सपेक्टेड हाई रिवॉर्ड। अनएक्सपेक्टेडली अगर आप 10 साल तक उसको क्लेम को सेटल नहीं करेंगे तो कोई भी कोर्ट है वो ये बोलेगा कि भाई साहब आप इसको 10 साल हो गए अभी तक आप कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करा पाए, या इतने साल से आप सिर्फ लड़ रहे हो, आपने कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, तो हो सकता है कोर्ट बाद में नाराज होकर ज्यादा पैसा भी दे दे। इससे अच्छा लोक अदालत में फटाफट सेटल हो जाते हैं, तो प्रेम से कम पैसे में सेटल हो जाता है। रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड केसेस,
जो उसके पास में इकट्ठे हो रहे हैं केसेस इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो भी फटाफट से निपटेंगे। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी इमेज भी अच्छी बनेगी, क्लेमेंट को भी फटाफट से पैसे मिलेंगे और रीजनेबल पैसे जाएंगे, उस पर इतना ब्याज ब्याज ज़्यादा नहीं लगेगा। रिडक्शन इन वर्कलोड, वर्कलोड भी ऑफिस में कम होगा, तो उनके एक्सपेंसेस भी कम होंगे। उसके बाद में क्या आता है? सोलाटियम फंड। सोलाटियम फंड में क्या होता है? जहाँ पे वेयर एवर द आइडेंटिटी ऑफ द व्हीकल इज नॉट नोन और डेथ या इंजरी हुई है, वहां पे पैसा किससे मिलेगा? सोलाटियम फंड से। इसका मतलब क्या हो गया? हिट एंड रन। सोलाटियम फंड अपना काम आएगा हिट एंड रन। हिट एंड रन केसेस के अंदर आप सोलाटियम फंड से पैसा ले सकते हो। ये कौन से सेक्शन में? 163 में। इसका डिसबर्समेंट कैसे होता है? वो गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ है। सेक्शन 166 क्या प्रोवाइड करता है? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू हिट एंड रन विक्टिम्स, जहाँ पे गाड़ी एस्टेब्लिश नहीं हुई है कि कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी है। दिस इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट। ये अपने को बिल्कुल रट के जाना है, बिल्कुल ही ज़्यादा रट के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 99% तो आता ही है। हिट एंड रन तो यहाँ लिख ही लो। उसके बाद में डेथ का अमाउंट क्या है? 2 लाख, और ग्रीवियस इंजरी का है 50,000। पहले कितना था पिछली किताब में? 25,000 और 50,000। अभी आपको जो याद करके जाना है 50,000 और 2 लाख। प्रिंसिपल ऑफ डैमेजेस। कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए कौन से प्रिंसिपल काम आते हैं? जो भी आदमी को कंपनसेशन मिलता है, फिजिकल इंजरी का नहीं मिलता है। कंपनसेशन उसका मिलता है जो उसने, जो उसका लॉस हुआ है, जो उसकी सफरिंग हुई है इंजरी से, उसका कंपनसेशन मिलता है। अब किसी का दिल टूटा है, सेंटीमेंट वगैरह हुए हैं, उसके लिए इसमें कोई भी जो है कंपनसेशन का ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन मानसिक क्षति हुई है या फिर उसका मान हानि हुई है किसी चीज से, उन सबके लिए ऑप्शंस होते हैं। इमोशनल चीजों के लिए इस यहाँ पे कोई भी कंपनसेशन नहीं होता है। बॉडीली इंजरी जो होती है उसी को बेस माना जाता है, जिसके डेप्रिवेशन पे उसका एंटाइटलमेंट बनता है और अमाउंट बनता है कि क्या डिग्री है उसके सफरिंग की, क्या डिग्री है उसके नुकसान की, उस हिसाब से कंपनसेशन बनता है। बेसिक प्रिंसिपल 3 है इसके, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एसेसिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एसेसिबिलिटी में क्या है? अगर ग्रीवियस इंजरी है जहां पे बॉडी या ब्रेन सफर कर रहा है मैसिव इम्पेयरमेंट, तो वहां पे डिफिकल्ट है असेसमेंट करना मनी के टर्म्स में। इसीलिए बेसिकली ये किससे डिराइव होता है? एक्सपीरियंस से, और पहले जो अवार्ड सिमिलर केसेस में दिए गए हैं उससे ये डिराइव किया जाता है कि क्या असेसमेंट इसका होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का सीधा सीधा मतलब है कि दो केसेस एक जैसे तो हो नहीं सकते, लेकिन उनको
जो न्याय मिल रहा है वो बराबर मिलना चाहिए। इसमें सिंपल सा इतना ही कहने का मतलब है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी में जो केस को जितना वेटेज चाहिए उतना वेटेज उसको दिया जाता है। जैसे किसी के अगर एक हाथ पे चोट है तो उसको उतना ही वेटेज दिया जाएगा, और किसी के दोनों हाथ टूट गए हैं तो उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ताकि उसको जितनी चोट लगी है उतना कंपनसेशन बराबर मिल पाए। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि पहले से पता चल जाए, तो इंजूर्ड पार्टीज जो है वो प्रिडिक्ट करने के लिए एबल होनी चाहिए कुछ एक्यूरेसी के साथ, ताकि लाइकली जो अवार्ड मिलने वाला है पर्टिकुलर केस में, एज पर द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इन असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शुड नाइदर बी इनएडिक्वेटेड नॉर टोकन। तो पार्टीज को थोड़ा बहुत रेडी होना चाहिए, उसके साथ में प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ताकि वो सोच समझ सके कि यार इसका एक हाथ टूटा है तो इसका कितना नुकसान हुआ होगा, या ये कितना कमा लेता। ये सारे ध्यान में रखते हुए ही अवार्ड दिया जाता है, ताकि ना तो अवार्ड जो दिया गया है कंपनसेशन का वो एकदम कम हो, ना बहुत ही ज्यादा हो। However, it may be noted that sympathy for claimant should not be allowed to affect the calculation. However, ये भी ध्यान दिया जाता है कि क्लेमेंट के प्रति कोई सिंपत्ति ना दिखाई जाए जजमेंट करते समय, ताकि भाई कैलकुलेशन, जो डैमेज की कैलकुलेशन है वो अफेक्ट हो, उस पर कोई फर्क पड़े। The ratio of judicial compensation hinges on the pivotal issues of reasonable compensation, compensation reasonable होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन अप्रोच, बराबर कंपनसेशन मिलना चाहिए, असेसमेंट विद मॉडरेशन। असेसमेंट विद मॉडरेशन का क्या मतलब है, ना तो बहुत कम असेसमेंट करना है ना बहुत ज्यादा असेसमेंट करना है, मॉडरेशन के साथ करना है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। अवार्ड जो है बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पनिशमेंट आ जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम मिल जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपनसेशन, क्वांटिफिकेशन कैसे होता है? क्वांटिफिकेशन का मतलब हो गया किसी भी लॉस को एक अमाउंट के रूप में देखना। क्वांटिफाई क्या देख के करते हैं? शॉक, पेन, सफरिंग ऑफ लॉस एंड एमनेलिटीज ऑफ लाइफ। एमनेलिटीज ऑफ लाइफ का मतलब हो गया पहले वो दौड़ सकता था अब वो दौड़ नहीं सकता है, पहले वो हंस सकता था वो हंस नहीं सकता है, पहले वो देख सकता था अब देख नहीं सकता है। इनको ध्यान में रखा जाता है। इंजुरी इटसेल्फ को ध्यान रखा जाता है, कितनी डिसेबिलिटी हुई है, परमानेंट है, टोटल है, पार्शियल है या कंप्लीट है। मेडिकल और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस देखे जाते हैं, लॉस ऑफ इनकम देखी जाती है, टिल द डेट ऑफ पिटिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ पिटिशन टिल द डेट ऑफ अवार्ड एंड फ्यूचर लॉस। अभी का कब से उसने पिटिशन फाइल की है उससे अब तक कितना नुकसान हुआ, फ्यूचर में कितना हो सकता है। लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब क्या उस नुकसान से ऐसा हुआ है कि पहले ज्यादा जी रहा था अब कम जिएगा, तो वो भी ध्यान में रखा जाता है। लॉस ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरिज, एवोकेशन, एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, इनमें से किसी का नुकसान हुआ है तो। लॉस ऑफ ब्यूटी ड्यू टू डिसफिगरेशन, अगर लॉस ऑफ ब्यूटी हुआ है कोई चेहरा वेरा बिगड़ने से तो वो देखा जाता है। डिसेबिलिटी फिजिकल मेंटल एंड सोशल, फिजिकल मेंटल सोशल डिसेबिलिटी है तो वो देखी जाती है। फ्यूचर में मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होंगे वो देखे जाते हैं। एनी अंदर डिपेंडिंग फैक्ट जो केस टू केस वेरी करते हैं मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स के अंदर, वो इसमें
कंसिडर किए जाते हैं। अवार्ड इज ऑफ टू टाइप, स्पेशल कंपनसेशन एंड जनरल कंपनसेशन। तो अगर जनरल कंपनसेशन मिल रहा है तो ये सारी चीजें देख के देंगे। स्पेशल कंपनसेशन अगर कोई और फैक्टर इसमें ऐड होता है तो और फैक्टर ऐड करके देंगे। टाइप ऑफ डैमेजेस, पेक्यूनरी डैमेजेस, नॉन पेक्यूनरी डैमेजेस। बहुत सिंपल है। पेक्यूनरी डैमेजेस वो डैमेजेस हैं जो पैसे से नापे जा सकते हैं। नॉन पेक्यूनरी डैमेजेस वो डैमेजेस जो पैसे से नहीं नापे जा सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी आ गई है। पेक्यूनरी डैमेजेस वो डैमेजेस हैं जो जनरली कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में कैलकुलेट किया जा सके। नॉन पेक्यूलरी डैमेजेस जो मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं नॉन पेक्यूनरी डैमेजेस। पेक्यूनरी डैमेजेस में क्या आ रहा है? मेडिकल, सर्जरिकल, हॉस्पिटल एक्सपेंस, इन सब के बिल हो सकते हैं। एक आइडिया लग सकता है कि एवरेज कितना एक हड्डी जोड़ने में खर्चा आता है, तो ये पेक्यूनरी डैमेजेस है। इसमें क्या क्या आ गया? एक्सपेंस इनकर्ड बाय क्लेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंजरी, जिसके अंदर मेडिकल बिल, स्पेशल डाइट, नर्सिंग, अटेंडिंग, लॉस ऑफ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ये सब आ गया। लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी आ गया इन फ्यूचर। लेबर मार्केट क्या होगा? या वो नौकरी कर रहा है तो कब तक नौकरी करता, कब वो रिटायर होता, या वो धंधा करता था तो क्या धंधा वो कर सकता था, उसका बिजनेस कितना कमा के दे सकता था। एनी अदर मटेरियल लॉस which may require any special treatment or aid to the injured for the rest of his life। कोई भी दूसरा लॉस जिसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या एड चाहिए होगा ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी बिता सके। जैसे उसको लाइफ टाइम के लिए कोई ऐसी मशीन की जरूरत है जिससे वो अपनी बाकी की जिंदगी बिता सके, तो उसकी कॉस्टिंग जो होगी वो भी पेक्यूनरी डैमेजेस के अंदर कंसीडर की जाएगी। नॉन पेक्यूनरी या जनरल डैमेजेस कौन से हैं? ये वो डैमेजेस हैं जो कि नेग्लिजेंस से आते हैं। ये जनरल डैमेजेस अवॉर्ड तो किए जाते हैं पैसे से, लेकिन किस लिए किए जाते हैं? पेन एंड सफरिंग या मेंटल नर्वस शॉक वगैरह की वजह से किए जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? डैमेज फॉर मेंटल एंड फिजिकल शॉक, पेन, सफरिंग आइदर ऑलरेडी सफर्ड बाय द क्लेमेंट या फिर उसको फ्यूचर में वो सफरिंग झेलनी पड़ेगी। दोनों मेंटली और फिजिकल दोनों इसमें पेन और सफरिंग काउंट किए जाते हैं। लॉस ऑफ एमिनिटीज ऑफ लाइफ, ये भी सारे इसमें काउंट किए जाते हैं, जैसे कि बैठना, दौड़ना, उठना, चलना, देखना। लॉस ऑफ मैरिज प्रोस्पेक्ट, लॉस ऑफ कॉन्जुअल हैप्पीनेस, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। यहाँ पे अपन ये अंडरलाइन कर लेंगे कि एक तो नॉन पेक्यूनरी डैमेज में क्या आ रहा है? मेंटल, फिजिकल, पेन, सफरिंग। उसके अलावा यहाँ पे एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और मैरिज प्रोस्पेक्ट, लॉस ऑफ कॉन्जुअल हैप्पीनेस, ये सब किस में आ रहे हैं? नॉन पेक्यूनरी डैमेज में। तो वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा पेक्यूनरी डैमेज है, तो उसमें आपको देना है मेडिकल बिल वगैरह। और अगर वो पूछेगा नॉन पेक्यूनरी डैमेज कौन सा है, तो सिट, वॉक, रन, लॉस ऑफ मैरिज, लॉस ऑफ कॉन्जुअल हैप्पीनेस, ये सब जो है नॉन पेक्यूनरी डैमेज है। डैमेज फॉर लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, ये भी अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी नॉन पेक्यूनरी डैमेज है। जहाँ पे इंजुरी जो होती है वो आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर देगी। नॉर्मली 80 साल जीता, लेकिन इस चोट के कारण ये 40 साल जिएगा, तो ये भी नॉन पेक्यूनरी डैमेज है। क्योंकि इनको अपन डायरेक्ट
पैसे में नहीं गिन सकते। जो डायरेक्ट पैसे में गिन सकते हैं वो पेक्यूनरी डैमेज है। इसके अलावा अदर इनकन्वीनियंस, हार्डशिप, डिस्कम्फर्ट या मेंटल स्ट्रेस इन लाइफ, ये भी नॉन पेक्यूनरी डैमेज में आता है। द इंजरी विल कॉज द सेम पेन सफरिंग टू, देखो जो सफरिंग वगैरह है वो एक, कोई प्रिंस होगा उसकी सफरिंग अलग होगी, यंग आदमी की अलग होगी, ओल्ड आदमी की अलग होगी। तो इस हिसाब से इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नॉन पेक्यूनरी डैमेज अवॉइड किए जाते हैं। इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि पेन, सफरिंग, लॉस ऑफ एम्यूनिटीज, इंजुरी टू हेल्थ कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये तो जितना वकील स्ट्रांग होगा उसके हिसाब से वो ऑर्डर पास करेंगे, उस जितना वो दिखा सकता है, जितना कोर्ट समझ सकता है, उस हिसाब से ही ये अवॉर्ड किया जाएगा। जबकि पेक्यूनरी डैमेजेस जो एक्चुअल होते हैं उस पर पे कर दिए जाते हैं। असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन, इसके अंदर क्या है, नेचर ऑफ इंजरी, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इंजरी पे। स्टेटस क्या है उस पर्सन का, इफेक्ट ऑफ इंजरी ऑन द पर्सन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, मेंटल फिजिकल पेन और इंजरी, एज कितनी थी जिसको चोट लगी है, अगर उसका लिम्ब रिप्लेसमेंट किया जाना है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, नेचर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है उसको ध्यान में रखा जाएगा, जनरल इफेक्ट उसकी हेल्थ और एफिशिएंसी पे क्या पड़ रहा है वो भी ध्यान रखा जाएगा, शादी उसकी होगी या नहीं होगी वो उसका उस पर अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो ध्यान में रखा जाएगा, लॉस ऑफ अर्निंग या ऐसा कुछ मैटर है तो वो भी ध्यान में रखे जाएंगे। अब आ रहा है इसमें डिसेबिलिटी इन नॉन फैटल एक्सीडेंट। इन डिसेबिलिटी केसेस compensation is awarded to the victim for personal as well economical loss suffered by him. The damages for personal loss will include general damages for pain and suffering as well as loss of amenities of life. तो पेक्यूनरी और नॉन पेक्यूनरी दोनों ही डैमेजेस यहाँ पे एसेस किए जाएंगे। Bodily injury is to be treated as deprivation which entitles a plaintiff to damages, and the amount of damages varies according to the gravity of injury, कितना ग्रीवियस वो इंजुरी है उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ये कैसे देखा जाता है, पर्सनल सफरिंग एंड लॉस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, एक्चुअल पेक्यूनरी लॉस, प्रोबेबल फ्यूचर लॉस ऑफ इनकम बाय रीजन ऑफ इनकेपेसिटी, भाई या फिर काम करने की क्षमता उसकी कम हो गई या काम करने की क्षमता खत्म हो गई तो फ्यूचर में कैसे कमाएगा ये भी देखा जाता है। बेसिस फॉर लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी देखने में बेसिस क्या होते हैं, परसेंटेज ऑफ परमानेंट एंड टेम्परेरी डिसेबलमेंट, कितने परसेंट का डिसेबलमेंट है, फंक्शन, फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। फंक्शनल डिसेबिलिटी का ये मतलब हो गया कि पहले उसका काम ही हाथ से करने वाला था, अब उसके पास में हाथ ही नहीं है तो वो कैसे काम करेगा, और उसी वजह से उसकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो गई। तो ये दोनों देख के दिए जाएंगे। और इसमें क्या देखा जाता है, जब अवार्ड दिया जाता है तो कोर्ट ये भी देखती है कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो अवार्ड किया जा रहा है वो रीजनेबल है और मोडरेशन में असेस किया गया है। मोडरेशन का मतलब है ना तो बिल्कुल कम किया गया है ना बहुत ज्यादा किया गया है, तरीके से किया गया है। अगर पहले भी कोई ऐसा केस आया है तो उसका रेफरेंस इसमें लिया जाता है। द सम अवॉर्डेड शुड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट बी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब समाज के हिसाब से भी वो
बिल्कुल ठीक अवार्ड होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। डिसेबिलिटी नॉन फेटल एक्सीडेंट फॉर नॉन अर्निंग पर्सन, जो आदमी कमा नहीं रहा है और उसकी डेथ नहीं हुई है लेकिन डिसेबिलिटी हो गई है, उन केसेस में क्या होता है? फॉलोइंग कंपनसेशन अमाउंट आर रिकमेंडेड अंडर मोटर व्हीकल अमेंडेड बिल 2007 इन केस ऑफ डिसेबिलिटी टू द विक्टिम अराइजिंग आउट ऑफ नॉन फेटल एक्सीडेंट और लॉस ऑफ इनकम इफ एनी फॉर एक्चुअल पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट। मतलब कब तक, अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, 2 साल का है, तो उसका एक्चुअल पीरियड लिया जाता है, बट नॉट एक्सेडिंग 52 वीक्स, 52 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस आइदर ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा अवार्ड नहीं होगा फॉर डिसेबिलिटी के लिए। किसके लिए? डिसेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो नॉन अर्निंग पर्सन है। तो यहाँ पे नॉन अर्निंग पर्सन का अपन अंडरलाइन कर लेंगे कि एक तो डिसेबलमेंट जो है उसको 52 वीक से ज़्यादा नहीं लिया जाता और मैक्सिमम 10 लाख रुपए डिसेबिलिटी के नॉन फेटल एक्सीडेंट में दिए जाते हैं। In case of permanent total disablement, the amount payable shall be arrived by multiplying the annual loss of income by the appropriate multiplier applicable at the age of victim। एज और अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से मल्टीप्लायर लगाया जाता है अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है। यहाँ पे ऊपर अपने को क्या आ रहा था? नॉन फेटल एक्सीडेंट की डिसेबिलिटी जो कि 52 वीक तक हो। In case of permanent partial disablement, the amount of compensation shall be arrived by multiplying the compensation payable in case of permanent total disablement as specified in item above by the percentage of loss of earning capacity caused by that injury। तो वही मल्टीप्लायर से देता है, ऐसा कुछ याद रखने वाला इसमें है नहीं। द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी शैल बी, इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे कि जो परसेंटेज जो गिने जाते हैं लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी का, वो कौन से शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, ये वाला आपको याद रख के जाना है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के हिसाब से वो टेबल होती है मल्टीप्लायर वाली, जिससे अपने को परमानेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट के अंदर क्लेम मिलता है। तो वो परसेंटेज कहाँ लिखे होते हैं लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी के? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर टेबल होती है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। जनरल डैमेजेस इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इन नॉन फेटल एक्सीडेंट एज प्रपोज इन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2007। जनरल डैमेजेस जिसको आप नॉन पेक्यूनरी बोलते हो वो जनरल डैमेजेस। पेन एंड सफरिंग नॉन ग्रीवियस इंजरी अप टू 5,000, पेन एंड सफरिंग ग्रीवियस इंजरी 20,000। ग्रीवियस और नॉन ग्रीवियस में क्या फर्क है आपने पहले पढ़ा था? अगर कोई बोन टूट गई है, क्रैक है, जॉइंट डिसलोकेट हो गया है तो वो ग्रीवियस इंजरी है, या मांस फट गया है फिजिकली ऊपर से दिख रहा है तो। और नॉन ग्रीवियस जो नॉर्मल इंजरी है, जो ऊपर से दिख नहीं रही, जिसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी है, चोट वगैरह आई है, वो नॉन ग्रीवियस इंजरी है। मेडिकल एक्सपेंस incurred before death not exceeding duly supported by bill voucher of 50,000। ये कॉलम अपने को पढ़ के जाना है, इसको अपन गोला कर लेंगे कि जनरल डैमेजेस की लिमिट क्या है। तो पेन सफरिंग नॉन ग्रीवियस की 5,000 है, पेन सफरिंग ग्रीवियस इंजरी की 20,000 है, और मेडिकल एक्सपेंस जो है उनकी 50,000 है। इसके बाद में अपन 5 नंबर पॉइंट कल पढ़ेंगे। 9:40 हो गए हैं, काफी जनों को बाहर भी जाना होगा। ठीक है, सिमिलर कंपनसेशन।
तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि कोई भी दो आदमी, चाहे उनको सेम इंजरी हो, उनकी सेम कंपनसेशन नहीं बन सकती। किसी की हो सकता है अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, किसी की उम्र छोटी हो, बड़ी हो, उस हिसाब से सबकी इंजरी का अलग अलग असेसमेंट होता है। जो लॉ है उसके हिसाब से इंजरी क्लेम के अंदर हायर रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकता है, जबकि डेथ केस के अंदर कम मिल सकता है, क्योंकि डेथ केस के अंदर जो कंपनसेशन है वो एक फिक्स स्केल पे होता है कि डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी, वो लगभग लगभग फिक्स स्केल पे होता है। लेकिन वैसे अनलिमिटेड होता है। अगर उसका वकील जो है वो बढ़िया है और सारी चीज़ें ढंग से कोर्ट को बता सकता है, तो आप अनलिमिटेड अमाउंट मतलब कितना भी अमाउंट हो सकता है। वो आदमी हो सकता है, उसको एक आदमी है जो रिक्शा वाला है, उसको 2 करोड़ का ही अवार्ड मिले, लेकिन कोई बिजनेसमैन हो, उसको हो सकता है 50 करोड़ का भी मिल जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब इस पे असेसमेंट किस हिसाब से होता है? परमानेंट डिसेबिलिटी। It was from 1/10/82 that no fault liability under Section 92A was introduced in Motor Vehicle Act 1939. The expression permanent disablement was used in the statute itself. Any impairment of functioning of the limbs or part of the body, disfiguration of face would leave behind a permanent disablement. मतलब कोई भी इम्पेयरमेंट हाथ या पैर के अंदर या फिर फेस के अंदर कोई डिसफिगरमेंट हो, मतलब चेहरा बिगड़ जाए, तो वो परमानेंट डिसेबलमेंट कहलाता है। परमानेंट डिसेबलमेंट में क्या होता है कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी के अंदर मिनिमम कंपनसेशन तो वो अट्रैक्ट करता ही है। मतलब अगर किसी को परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी में भी एक मिनिमम कंपनसेशन फिक्स किया हुआ है, वो तो उसको मिलना ही है। उसी हिसाब से जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो स्टैट्यूटरी में लिखा हुआ है कि मिनिमम इतना है, बाकी जो असेसमेंट है वो ट्राइब्यूनल पे है कि वो कितना असेसमेंट करते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो कानून में लिखा हुआ है, उतना उनको मिलता ही है। एविडेंस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड जस्ट कंपनसेशन। एविडेंस के लिए जो थे इसके अंदर डिसेबलमेंट के अंदर मेडिकल के क्लेम, जो एक्सीडेंट में प्लांटेड क्लेम और खूब सारे आ रहे थे, उसकी कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 1/6/2001 को एविडेंस के लिए गाइडलाइंस बनाई कि भाई ये एविडेंस हो सकते हैं, ताकि फर्जी क्लेम इसके अंदर कम आए और जिसको करेक्ट आदमी को करेक्ट कंपनसेशन मिल सके, फालतू का फैब्रिकेटेड और फॉल्सिफिकेशन जो है एविडेंस का वो कम से कम हो सके। जैसे कि इसमें सारी गाइडलाइन में क्या है कि जैसे कि आपका डिजिटल एक्सरे जो है वो नहीं चलेगा। जो आप नॉर्मल एक्सरे करा के आते हो ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको एविडेंस में चाहिए तो पुरानी पद्धति से जो रील धुल के एक्सरे आते थे, जिसमें 5-6 घंटे एक एक दिन लगता है रिपोर्ट आने में, वो वाला एक्सरे ही एक्सेप्ट करते हैं। उसका मतलब ये है कि एक सर्टेन गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप एविडेंस लाओगे तो ही माना जाएगा। चाहे आपका डिजिटल एक्सरे है, लेकिन डिजिटल एक्सरे वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर डेट टाइम आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो हॉस्पिटल से मिलजुल के। गाइडलाइन फॉर असेसमेंट ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट। गाइडलाइन क्या है? इन जो जिसके चोट लगी है उसको क्या कहा जाता है कि आप एक रूल के हिसाब से मेडिकल बोर्ड
मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो और वहाँ से एक सर्टिफिकेट लाओ, जहाँ पे डॉक्टर आपको सर्टिफाई करके देगा कि आपकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है, और वो सर्टिफिकेट आप ट्राइब्यूनल में पेश करो। इससे क्या होता है कि टाइम भी बचता है और सेटलमेंट स्पीडी होता है, क्योंकि जो ये मेडिकल बोर्ड है इनको सारा ज्ञान होता है कि भाई किस हिसाब से क्या इनका एक्सरे लेना है, कैसी रिपोर्ट बनानी है। इनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं कि भाई इस फॉर्मेट के अंदर आपको इंजरी का सर्टिफिकेट देना है, उस हिसाब से वो सर्टिफिकेट देते हैं जिसको चोट आई होती है उसको। इन नियमों से क्या हुआ, इन नियमों से जो पहले खाली डॉक्टर की गवाही पे पैसे दे दिए जाते थे, वो सारी चीजें रूल आउट हो गई। अब जो है सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही ट्राइब्यूनल जो है वो हियरिंग करता है और उस हिसाब से अवार्ड देता है। इंश्योरर्स राइट टू एग्जामिन द इंजूर्ड, इसके अंदर क्या है, सिंपल सा है। इंश्योरर का भी राइट है कि जिसको चोट लगी है वो वेरीफाई करवा सके। द इंश्योरेंस कंपनीज एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन did not care to adduce contra evidence on alleged disablement, and therefore the assessment to the stock witness of claimant were becoming a fait complement. But then, when an insurer sought to refer the claimant for such examination for rebuttal evidence through their expert, the plea was rejected by Madras High Court as unfounded. It was ruled that it would suffice for insurer to cross-examine the medical expert of the claimant, and there was no necessity for the insurer to compel the injured to appear the court before the expert. This view requires reconsideration by the court. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि जो भी फर्जी क्लेम आते थे, कुछ केसेस में इंश्योरेंस कंपनी ने वापस क्रॉस एग्जामिन किया सामने वाले डॉक्टर को और इंजूर्ड को, तो वो सब जो उसने सर्टिफिकेट बनाए थे वो गलत पाए गए। तो द इंश्योरर मस्ट एक्सरसाइज सच राइट, तो इंश्योरर को अपना ये जो राइट है वो एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर मेडिकल बोर्ड या फिर इंजूर्ड जो है वो मना कर देता है, तो कोर्ट के सामने उसको पेश करना चाहिए कि साहब मैं चेक करना चाहता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने एक्सपर्ट से एक बार दिखाना चाहता हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी से दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये इंजरी है या नहीं है। तो वो उसको कोर्ट के सामने अपना पेश करना चाहिए और क्रॉस एग्जामिन करके रिलीफ मांगना चाहिए। लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी विद सर्विस लॉस ऑफ अर्निंग पावर। ये भी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कंपनसेशन मांगा जाता है इंजरी क्लेम और परमानेंट डिसेबलमेंट के अंदर। जो इंजर्ड होता है वो डिसेबल्ड होता है, तो उससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी इम्पैक्ट करती है। जैसे कि उसका एक हाथ या एक टांग नहीं है, तो वो काम पे या तो उस तरीके से नहीं जाता, या दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है, या पूरा ही काम उसका चला जाता है, काम ही करने के लायक नहीं रहता, तो उसका कंपनसेशन जो है इंजर्ड मांगता है।
तो जब ऐसा होता है तो जिसको चोट लगी है वो दो तरीके से नुकसान खाता है फाइनेंशियली। एक तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी से, एक उसकी अर्निंग पावर से। अर्निंग कैपेसिटी में क्या आ गया कि एक तो वो काम करता था, जो वो काम कर नहीं पा रहा वो आ गया। अब उसमें आएगा कितने साल वो कर सकता था। अर्निंग पावर में क्या आ गया, अर्निंग पावर सबकी अलग अलग होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट इज सफिशिएंट अंडर 170 का मतलब ये है कि जो भी फैक्ट्स हैं वो अगर रिकॉर्ड किए गए हैं सफिशिएंटली तो ही काम बन पाता है। जैसे कि इन्होंने जो दो केस दिए हैं उसके अंदर रेस्पोंडेंट है जो विटनेस बॉक्स में आए ही नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी बोलती रही कि भाई ये एक्सीडेंट इस तरह से नहीं हुआ है, ये इस तरह से हुआ है। लेकिन जो रेस्पोंडेंट है वो कोर्ट में पेश हुए ही नहीं। नहीं हुए तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई इंश्योरेंस कंपनी का डिफेंस वैलिड है क्योंकि वो लोग कोर्ट में नहीं आ रहे और इंश्योरेंस कंपनी के पास में सारे रिकॉर्डेड प्रूफ हैं। तो इसीलिए जो अपेलेंट जिन्होंने अपील की थी इंश्योरेंस कंपनी ने, उनकी अपील जस्टिफाइड थी और वो उसको कॉन्टेस्ट कर पाए केस को ऑन ग्राउंड ऑफ अदर देन दोज enumerated under section 149 of the act pursuant to the permission granted by the court। कोर्ट की परमिशन के हिसाब से वो वापस से केस रीओपन करके उस पर फाइट कर पाए। अपील फॉर रिजेक्शन ऑफ परमिशन अंडर 170। ये तो ऊपर पड़ा था वही है, सेक्शन 170 के अंदर आप हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्लेम ट्राइब्यूनल की ऑर्डर कॉपी चाहिए रिजेक्शन की, कि भाई उसने आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया डिफेंड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना, नो फ्रेश एविडेंस या एडिशनल एविडेंस। कोर्ट जो है अगर आपने अपील करी है तो हाई कोर्ट जो है कोई भी फ्रेश एविडेंस नहीं लेता है। जो आपने पहले जो एविडेंस दे रखे हैं एमएससीटी में वही एविडेंस वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि इन्होंने एक केस दिया है जिसके अंदर एक ट्रैक्टर है, केस में क्या है, फॉर इंजुरीज एलेज हैव बीन सस्टेन्ड बाय देम इन एन एक्सीडेंट ऑफ मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल दे वर राइडिंग एंड अ कार, मतलब कार और मोटरसाइकिल से टक्कर के कारण मोटरसाइकिल वालों को चोट लगी थी। क्लेम ट्राइब्यूनल ने अवार्ड दे दिया इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट। सब्सिक्वेंटली इंश्योरेंस कंपनी को बाद में पता चला कि क्लेमेंट को जो इंजरी हुई है वो उनका ट्रैक्टर खड्डे में गिर गया था, उसकी वजह से हुई है। तो उस वजह से कोर्ट ने क्या बोला, वुड द अपील बाय द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द अवार्ड on the fresh plea of fraud to be maintainable।
Apex court held that consideration of appeal would be limited to issue formulated from the pleading. मतलब एक्सेप्ट तो करेगी क्योंकि वो पूरा फ्रॉड पकड़ के लाया है, बट वो बहुत ही लिमिटेड होगा. Should the High Court have considered the grievances of the insurance company? इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत क्या हाई कोर्ट को लेनी चाहिए? तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी स्टैट्यूटरी कंस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भैया एक कंप्लेन हाई कोर्ट को लेनी चाहिए, इसलिए वो नहीं लेगी. Must the claim be allowed to resist on ground of fraud now alleged by the insurance company? The apex court held that no court or tribunal can be regarded as powerless to review its order if it is convicted that the order was wrangled through fraud or misrepresentation through of such invention. So the claim is remitted to tribunal for oppressed condition. तो अब सवाल यह है कि जो फ्रॉड हुआ है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्या कोर्ट अपना फैसला बदल के देगी? तो कोर्ट ने बोला कि भाई कोर्ट की भी कोई मर्यादा है, सारा कुछ है, तुमको अगर ये एविडेंस लाने थे तो तुम पहले लाते. अब जिस कोर्ट ने पहले ऑर्डर दे दिया है वो अपना ऑर्डर कैसे चेंज करेगी? तो इसके लिए आप फ्रेश कंसिडरेशन, फ्रेश जो है प्ली लगा सकते हो, आप इसको नए सिरे से प्ली करो, लेकिन जो ऑर्डर दे दिया है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. उसके अंदर कोई भी कोर्ट अपने ऑर्डर को बेकार नहीं बता सकती है, ये कहने का अर्थ है. अब इसके अंदर कोई मिली जुली नो राइट ऑफ अपील अंडर सेक्शन 173. इसके अंदर मान लो अगर कोई भी किसी से साठ गांठ करके या फ्रॉड करके अगर उसको ज़्यादा पैसे दिला सकता है, दिला देता है कोर्ट से, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास में राइट है अपील करने का कि भाई ये पैसे ज़्यादा मिल गए हैं? तो ऐसा कोई भी राइट इंश्योरेंस कंपनी के पास में नहीं है जो वो चैलेंज कर सके कि कोर्ट ने जो क्वांटम ऑफ अवार्ड दिया है वो ज़्यादा है या कम है. वो जो कोर्ट ने जो पैसा लिख दिया वो लिख दिया. राइट ऑफ अपील नॉट एन इनहेरेंट राइट. इसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई राइट टू अपील इंश्योरेंस कंपनी के पास है, लेकिन वो इनहेरेंट राइट, मतलब वो कभी भी अपील नहीं कर सकती है. इंश्योरेंस कंपनी अपील तभी कर सकती है जब उसके पास कोई ग्राउंड हो, जैसा कि सेक्शन 149(2) में बोला गया है. सेक्शन 149(2) में वही सेम है, हायर एंड रिवॉर्ड वाले और वो सब, अगर उनमें से कोई है तो वो अपील कर सकती है. While recommending cases for appeal, the following aspect should be borne in mind. अपील करते समय क्या क्या चीजें दिमाग में रखना चाहिए? Our liability is in question even though the award amount is less. कि भाई अपनी लाइबिलिटी अभी भी क्वेश्चन मतलब संदिग्ध है, जबकि अवार्ड का अमाउंट बहुत ज़्यादा लेस है, और अपन अपील कर रहे हैं, जीते ना जीते वो ध्यान में रखना चाहिए. सच डिफेंस हैज बीन टेकन इन अवर रिटर्न स्टेटमेंट. हमको जो डिफेंस है वो रिटर्न स्टेटमेंट में होना चाहिए. अगर डिफेंस लिया गया है तो सेम सस्टेन्ड बाय डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस. जो भी आपने डिफेंस लिया है उसके लिए आपके पास प्रूफ होने चाहिए ताकि वो सस्टेन हो सके, जो आपने डिफेंस लिया वो सस्टेन हो सके, ओवर रूल ना हो जाए. इफ फाइल आर रेफर्ड ऑन क्वांटम ओनली देन इंश्योर्स वकालतनामा शुड बी सेंट अलोंग विद द क्लेम पेपर. अगर क्वांटम ओनली के लिए है फाइल तो इंश्योर्ड का वकालतनामा भी साथ में भेजा जाना चाहिए. If insured remains ex party throughout the lower court proceeding, then the वकालतनामा is not necessary. अगर इंश्योर्ड जो है एक्स पार्टी मतलब वो आया ही नहीं है तो फिर वकालतनामा नेसेसरी नहीं है. इसके लिए फॉर फाइलिंग अपील ऑन क्वांटम, क्वांटम पे अपील फाइल करते समय. इंश्योरर इज टू बी मेड अ पार्टी. फंडामेंटली क्या होना चाहिए कि अगर इंश्योर
इंश्योरेंस कंपनी पे आपको लायबिलिटी देनी है तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। नो इंश्योरर कैन बी हेल्ड लायबल विदाउट द इंश्योर्ड बीइंग लायबल इन द फर्स्ट प्लेस। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो इंश्योरेंस कंपनी का आता है, क्योंकि उसके बिना उसकी कोई जिम्मेदारी बनेगी नहीं। क्लेमेंट जो है वो इंश्योर्ड को भी पार्टी बना सकता है और दोनों को भी पार्टी बना सकता है। अगर मान लो उसने खाली इंश्योर्ड को पार्टी बनाया है तो उसके बाद में वो अपने राइट्स को प्रैक्टिस करने की अपील लगा सकता है कि भाई मेरा ये राइट है, मेरा ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके अंदर मैं कंपनसेशन चाहता हूँ। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग थी, जो इनिशियल प्रोसीडिंग थी, उसके अंदर इंश्योर पार्टी हो, लेकिन अगर इंश्योर्ड बोल रहा है और बाद में भी पार्टी बनाया है तो इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बना सकते हैं। बट क्योंकि पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देना है तो चाहे वो इनिशियली पार्टी बनाए या बाद में पार्टी बनाए, लेकिन उसको पार्टी बनाना तो जरूरी है। व्हेन इंश्योरर इज टू बी इम्प्लीडेड। अब इंश्योरर कब इम्प्लीड कर सकता है, मतलब वो आके केस अपना लड़े ही नहीं। तो अंडर सेक्शन 170 इंश्योरर इज एंटाइटल्ड टू अवेल इन प्लीडिंग इफ ही वाज नॉट अ पार्टी अर्लियर, अगर वो पार्टी अर्लियर नहीं थी। द क्रूशियल फ्रेज इज अपॉन सच इम्प्लीडिंग, ये वर्ड वहां पे काम लिया जाता है। सो इट इज द ओनली सच दोज केसेस वेयर इंश्योरर वर नॉट ऑलरेडी पार्टी, दे गॉट देमसेल्फ इम्प्लीडेड, that they were required to seek permission to contest on merits under Section 173 of Motor Vehicle Act. This, however, gives rise to another question whether Section 170 relief needs to be invoked in the cases where insurer were already parties. तो सेक्शन 170 के हिसाब से कॉन्टेस्ट करने के लिए बाद में उन्होंने प्ली किया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि सेक्शन 170 से रिलीफ पाने के लिए अगर वो पहले से पार्टी हो तो क्या उसमें रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशन। ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशन एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है कि भाई ये लायबिलिटी हमसे अटैच नहीं होती है और उसको साबित कर सकती है। सेक्शन 64 भी इंश्योरेंस एक्ट का है, वो क्या बोलता है, एडवांस पेमेंट ऑफ प्रीमियम होना चाहिए। अगर एडवांस पेमेंट ऑफ प्रीमियम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से लेके वॉइड है वो। एक तो होता है आज की डेट से लेके वॉइड है, वैसा नहीं, जिस डेट से वो स्टार्ट हुआ तभी से ही वॉइड है। इसके लिए एक एग्जांपल में कोर्ट ने क्या रूल दिया, तो द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस वाज इश्यूड टू कमेंस फ्रॉम 4-5 द कोर्ट रूल दैट सिंस प्रीमियम वाज रिसीव्ड इन कैश ऑन 2-5, मतलब उसकी पॉलिसी जो है 4-5 से शुरू होनी थी, लेकिन उसने जो प्रीमियम है वो 2-5 से ले लिया था, तो इंश्योरर वुड बी लायबल टू द थर्ड पार्टी विक्टिम। तो कोर्ट ने बोल दिया कि भैया आपकी पॉलिसी शुरू हुई या नहीं हुई, आपने प्रीमियम 2-5 का ले लिया था, तो आप ये थर्ड पार्टी का क्लेम पे करो।
अब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे जो क्लेमेंट हैं वो अगले की इंश्योरेंस पॉलिसी दे ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं है, या इंश्योर्ड ही अपनी पॉलिसी नहीं दे पाता। तो वहाँ पे वो जो बर्डन है वो क्लेमेंट पे है कि भैया वो इंश्योरेंस पॉलिसी और पॉलिसी की डिटेल ला के दे। उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी उसको ढूंढ के दे। इंश्योरेंस कंपनी सीधा सा मना कर सकती है कि भाई हमारा तो इनसे इंश्योरेंस ही नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर फॉर ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। ड्राइवर किस में कवर होता है? सेक्शन 147 1988 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर। तो ड्राइवर कवर जो है वो कहने का मतलब ये सारे ड्राइवर को उसी प्रीमियम में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ड्राइवर पे ड्राइवर रखा हुआ है या कोई एम्प्लॉय ड्राइवर रखा हुआ है उसको कवर करने के लिए वो ड्राइवर का सेक्शन है। तो इसीलिए अगर इंश्योर्ड गाड़ी चला रहा है तो वो खुद को इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं कर सकता कि मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं भी इसमें कवर हूँ, ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि वो ओनर है। इसीलिए इंश्योरर कोर्ट ने बोला कि भैया ये तो थर्ड पार्टी है ही नहीं, तो इसको थर्ड पार्टी में हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही इंश्योर्ड है। अब दूसरा केस ये आता है कि भाई वही आदमी वही था पर अपने दोस्त की गाड़ी लेके जा रहा था, तो उसके अंदर वो चीज कवर हो जाएगी क्योंकि वो उस गाड़ी में ओनर नहीं है। अगर ओनर नहीं है तो उसको थर्ड पार्टी मान के कवर किया जा सकता है। इट इज ओनली पर्सन एंगेज एज पेड ड्राइवर हु आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड। स्टैट्यूटरी जो नॉर्म्स में लिखा है वो ये लिखा है कि भाई ओनली पेड ड्राइवर कवर होने चाहिए, जैसे कि ड्राइवर अनलेस वर्कमैन व्हेन नॉट इंश्योर्ड। जब वो काम नहीं कर रहा हो तो वर्कमैन हो मतलब एम्प्लॉय हो, वुड बी एंटाइटल टू नो मोर देन नो फॉर लाइबिलिटी। ऐसे ड्राइवर जो वर्कमैन हो उनको भी कवर किया जा सकता है, बट उनका एंटाइटलमेंट जो है नो फॉर लाइबिलिटी तक ही होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन जो पेड ड्राइवर हैं जिनके लिए ये नियम लिखा गया है उनको पूरा कंपनसेशन मिलेगा। पेड ड्राइवर में शर्तें क्या होती है, जो कंडीशन प्रेसिडेंट होती है कि उसका एक तो सारा का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक रखा है। आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा ये मेरा पेड ड्राइवर है। डिसऑनर ऑफ चेक, पब्लिक पॉलिसी टू प्रिवेल। पब्लिक पॉलिसी टू प्रिवेल का मतलब है कोर्ट हमेशा पब्लिक पॉलिसी को मान्यता ज्यादा देती है। जैसे कि एक केस इन्होंने बताया जिसके अंदर प्रीमियम नहीं आया था बट इंश्योरेंस का कवर नोट इश्यू हो रखा था, तो कोर्ट ने बोला कि भैया आप ये केस जो है इसका पेमेंट करो क्योंकि आपने पॉलिसी इश्यू कर दी है। तो 64 वीबी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ने भले ही प्रूव कर दिया हो कि हमने चेक लिया था लेकिन वो चेक हमारा कैश नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि भैया जो आपका इंश्योरेंस कंपनी का जो इंटरेस्ट है उससे ऊपर पब्लिक का इंटरेस्ट है, इसीलिए आपको ये जो दावा है इसको पे करना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट ने अवार्ड दे दिया क्लेमेंट के
हित में। तो कभी भी जो भी कोर्ट है वो पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में को हमेशा ऊपर रखेगी, इंश्योरेंस कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसको बाद में देखेगी। Valid driving license to avoid liability of the insured, the insurer has to prove that insured was guilty of negligence and failed to exercise reasonable care in the matter of fulfilling the condition of policy regard usage of the vehicle by a duly licensed driver। मतलब ड्राइवर क्लॉज का उसने ब्रीच किया है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को अपनी लाइबिलिटी अवॉइड करनी है तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि जो गाड़ी चला रहा था उसके पास में डीएल नहीं था। ऐसे केसेस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट कंपनसेशन देने की भी कोई जरूरत नहीं होती, जो भी कंपनसेशन है वो इंश्योर्ड को ही देना पड़ेगा। लिमिट ऑफ लाइबिलिटी, व्हेन देयर इज लिमिट ऑफ लाइबिलिटी द इंश्योरर कैन नॉट बी आस्क्ड टू पे एंड सीक रिकवरी। जहाँ पे लिमिट ऑफ लाइबिलिटी है वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं कहा जा सकता कि आप पे करो और बाद में रिकवरी करो। In a case where the victim was a third party to a goods vehicle and no additional premium was paid, it was held that insurer's liability was as per 1939 Act only. In the respect of an accident occurring on 22/6 involving a goods vehicle, it was held that the liability of insurer was restricted to rupees 1.5 लाख। तो उसका जो बीमा था थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का वो 1.5 लाख तक का ही था। But the insurer was directed to pay and seek recovery of the excess amount। तो कोर्ट ने मान लो उसमें 2.5 लाख का ऑर्डर दिया, कोर्ट ने ये बोला कि डेट तो आपको देना ही था, उसके ऊपर का आपको नहीं देना है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो उसके ऊपर की आप इंश्योर्ड से रिकवरी कर सकते हो, लेकिन जो 1.5 लाख आपने कवर किया है वो तो आपको डायरेक्टली पे करना ही है। ये देखो टेस्ट योर सेल्फ के अंदर वैसा वो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो इसने क्वेश्चन नीचे बना के दे दिया कि अपील के अंदर ये क्या क्या होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो ये कितना कंफ्यूजिंग है, 25-25 50-50 25-25 25-25। तो अब इन चारों के अंदर सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ना, सबसे पहले तो इन चारों में से डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस क्या है। और एंड का भी फर्क हो सकता है तो वो अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पे फर्क क्या रहा है, लेस मोर मोर लेस, तो 25-25। तो अब इसमें से अपने को याद रखना है कि भाई 25% था या 25,000 था, वो लेस था मोर था। तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील 25% ऑफ द अवॉर्डेड अमाउंट और 25,000 विच एवर इज मोर। तो मोर नहीं था, मोर नहीं था तो अपना ये वाला एक हट जाएगा। 50% दोनों ही नहीं थे अपने को ध्यान है तो ये दोनों हट जाएंगे, बचा क्या ये। इस तरीके से अपने को वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। भाई लोग समझ में आया कुछ? यही क्वेश्चन पिटते यस हैं। सर, यस सर, यस सर। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर अपने को सबसे पहले जो 4 आंसर है इनको बहुत ध्यान से देख लेना है कि भैया इनमें फर्क क्या है। ये 25-25 है, 50-50 है, तो आधा तो तुम ऐसे ही छोड़ दोगे क्योंकि तुमको पता है 50% तो होता ही नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ दोगे। फिर इन दोनों में कंपेयर करना है ढंग से कि भैया इन दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे डायरेक्टेड को इनडायरेक्ट बोल सकता है, वो कुछ भी फर्क हो सकता है। बहुत ध्यान से ऑप्शन पढ़ना है फिर डिसीजन लेना है, बहुत इजीली हो जाएगा। 3 आपके अपने आप ही हट जाएंगे और चौथा आपको अपने आप याद आ जाएगा। करना क्या है, सिर्फ चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है।
दूसरा जो गलती करते हैं यहाँ पे, जैसे यस नो, यहाँ लिखा हुआ है विल नॉट बी या विल बी, उसको अपन इग्नोर कर देते हैं, तो वो नहीं करना। जैसे स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब इसकी जगह ये क्या दे देता, यहाँ पे इज करेक्ट की जगह दे देता इनकरेक्ट, तो अपन इनकरेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मरवाने वाले होते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा ऑप्शंस पे। अब ये थर्ड पार्टी का ये कितना लंबा है रे भाई, कुछ सीखने जैसा भी नहीं है इसमें। चलो, इसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, आगे भी लीगल ही है तो क्या करें। टू 39 23। ये तो खत्म ही नहीं होगा भाई तुम्हारे, आगे कुछ आसान आ रहा है क्या? नहीं। अगला लीगल एक्सपेक्ट है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट है। ये दो चैप्टर बड़े हैं, फिर तो 3-3 4-4 पन्नों की चैप्टर है। एक दिन में 16 पेज ही कवर हो रहे हैं तो। चलो ठीक है, कल अपन थोड़ा सा इसको ज्यादा खींचते हैं, ठीक है? ठीक है सर। थोड़ा सा फास्ट इसको खींचते हैं कल से। लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, लॉस ऑफ एक्सपेंडेंसी ऑफ कन्वेंशनल सम इज अलाउड, loss of consortium of conventional sum is allowed, funeral expense a conventional sum is allowed, medical expense if deceased was given treatment prior to fatality। तो डेथ के अंदर ये चीजें देख के फिक्स करते हैं कि भाई कितना पैसा देना है। इन केस ऑफ सिंपल इंजरी, सिंपल इंजरी के अंदर क्या करते हैं, कंपनसेशन अवार्डेड इज ग्लोबल कंपनसेशन एंड नो सेपरेट अमाउंट इज अवार्डेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। However, एक्सरे या स्कैनिंग इज डन, एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। तो ये ग्लोबल कंपनसेशन है जो सबको दिया जाता है, वो दिया जाता है, बाकी एक्सरे वगैरह का जो खर्चा होता है वो दिया जाता है। इन केस ऑफ ग्रीवियस इंजरी, ग्रीवियस इंजरी मतलब कोई जटिल चोट लग गई हो, गहरी चोट, तो उस केस में क्या किया जाता है, पेन एंड सफरिंग का पैसा दिया जाता है। ग्रीवियस इंजरीज कौन कौन सी होती है, जब तक कोई मांस ना फट जाए या बोन ना टूट जाए, उससे ऊपर का डिग्री कोई ना हो ना डैमेज की, तब तक उसको ग्रीवियस इंजरी नहीं माना जाता। जैसे खाली आपके स्किन पे थोड़ी चोट है और वो वापस ठीक हो गई तो उसको ग्रीवियस नहीं मानते। हड्डी टूट गई या ऐसा कुछ हो गया तो ग्रीवियस मानते हैं उसको। तो उसके अंदर ये इतने सारी चीजें हैं, क्रेनियल बोन और स्कल ये टूट जाए, सेरेब्रल कंसेशन आई इंजरी टू ब्रेन,
ब्रेन को इंजरी हो जाए, ब्रेन के किसी पार्ट पे डायरेक्ट स्वेलिंग वगैरह आ जाए, आई डैमेज हो जाए, नेसल बोन, लॉस ऑफ टूथ, दांत टूट जाए, कॉलर बोन टूट जाए, काफी सारे दिए हुए हैं। कुल मिला के हड्डी वड्डी कुछ ऐसा हो जाए तो वो ग्रीवियस इंजरी है। स्किन पे कुछ लग गया है तो ग्रीवियस में नहीं है, नॉर्मल इंजरी में आता है। इसके अंदर पेन ऑफ सफरिंग उस आदमी को दी जाती है, भाई कितनी हड्डियां टूटी है या कितने फ्रैक्चर हुए हैं उस हिसाब से। अगर उसको एक या एक से ज्यादा हड्डी टूटी होगी तो उस हिसाब से कंपनसेशन उसमें दिया जाता है। अगला है लॉस ऑफ इनकम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या क्या हेड आते हैं? एक्चुअल और नोशनल वेजेस और सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, ये कंसिडर की जाती है। लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग ऑन अकाउंट ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, इसको कंसिडर करते हैं। फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंस होने वाले हैं तो उसको कंसिडर करते हैं। फ्यूचर अनहैप्पीनेस या लॉस ऑफ एबिलिटीज, ये अपन ने पहले ही बताया था, चलने फिरने से या ऐसा कुछ दिखने में उसको ऐसा हुआ है कि वो जिंदगी भर बदसूरत दिखेगा, तो वो सब चीजें इसके अंदर कवर की जाती है। लॉस ऑफ मारिटल एस्पेक्ट, मतलब शादी ब्याह उसका अगर नहीं हो पाएगा फ्यूचर में, वो कंसिडर किया जाता है। लॉस ऑफ एकेडमिक ईयर इन एजुकेशन, एक साल अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाया तो वो होता है। शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पान, अगर कोई ऐसी इंजरी है जिससे उसका लाइफ स्पान शॉर्ट हुआ है तो वो देखा जाता है। और टोटल कंपनसेशन पेबल, इन सबको मिला के जो चीज़ें हुई है उस हिसाब से फिर टोटल कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है। थर्ड पार्टी के अंदर क्या देखा जाता है? थर्ड पार्टी के अंदर क्या आ गया? लाइव स्टॉक, व्हीकल, बिल्डिंग, एक्सट्रा सब आ गया। लाइव स्टॉक का क्या मतलब आ गया? किसी की भेड़ बकरी है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अगर किसी को गाड़ी का नुकसान हुआ है तो मिनिमम आइडलिंग चार्ज डिपेंडिंग अपॉन रीजनेबल टाइम फॉर रिपेयर, मतलब जब तक उसकी गाड़ी खड़ी रहेगी कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से आइडलिंग चार्ज दिया जाता है। इन केस ऑफ पैकेज पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी है तो इंश्योरेंस कंपनी जो डैमेजेस है वो रिपेयर बिल के हिसाब से एक्चुअल डैमेजेस पे कर देती है। इन केस ऑफ टोटल लॉस, डेप्रिसिएशन इज टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि उस गाड़ी की वैल्यू निकालने में डेप्रिसिएशन काम लेते हैं, और उसकी फुल वैल्यू जो है उस टाइम पे डेप्रिसिएशन लगा के वो पे कर देते हैं। क्लेम फॉर लॉस ऑफ बफेलो, गाय भैंस का कोई क्लेम आ जाए तो भी पे होता है। इन अनदर क्लेम इट वाज हेल्ड दैट एन एलिफेंट वुड नॉट कम इन एम्बिट ऑफ प्रॉपर्टी। एलिफेंट जो है मतलब ऐसा जानवर जो आप पालतू नहीं बना सकते, वो
थर्ड पार्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। लाइव स्टॉक का मतलब हो गया गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो आप रोजमर्रा के काम में काम लेते हो। The claim for damage to onion carried in the vehicle was not required to be covered under the contract of insurance. The claim for property value letter of subrogation would be outside of the claim tribunal, which will lie with the civil court. कुछ क्लेम है प्रॉपर्टी डैमेज का जो कि सब्रोगेशन के लेटर पे इंश्योरेंस कंपनी ले रही है, तो वो एमएससीटी में नहीं लगेगा, तो सिविल कोर्ट के अंदर लगेगा, क्योंकि उसकी जो पावर है वो सिविल कोर्ट के पास है। ओडी क्लेम है जो गाड़ी के, वो एमएससीटी में आप दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि ओडी क्लेम के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा या फिर ओम्बड्समैन में जाना पड़ेगा। अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड है, जैसे फ्लड वगैरह है, तो उसके लिए क्लेम्स ट्राइब्यूनल में केस नहीं लगेगा, क्योंकि क्लेम्स ट्राइब्यूनल में जो है थर्ड पार्टी के ही केस लगते हैं। तो फ्लड वगैरह के जो केस हैं वो एमएससीटी के अंदर मान्य नहीं होंगे। ऐसे केसेस जहाँ पे ओन डैमेज क्लेम सेटल कर दिए हैं इंश्योरेंस कंपनी ने और ओनर ने डिसअलाउ पोर्शन का नेग्लिजेंसी कारण में केस डाला है, तो उस पोर्शन के हिसाब से सुनवाई होगी फ्रेश कंसिडरेशन में। फ्रेश कंसिडरेशन मतलब नया केस डालना पड़ेगा उनको। सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। ये भी लीगल है।
मोटर व्हीकल एक्ट मोटा मोटी किसके लिए बनाया गया था? द यूज, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ व्हीकल, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल,